ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम विधि संकाय से संबंधित, विधि शास्त्र से संबंधित और विधि व्यवसाय से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आज जिस विषय वस्तु को इस वीडियो का केंद्र बिंदु हमने बनाया है वो विधि व्यवसाय के नॉन लिटिगेशन पार्ट से संबंधित है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि विधि व्यवसाय में के दो भाग होते हैं, एक लिटिगेशन होता है, दूसरा नॉन लिटिगेशन होता है। लिटिगेशन वो पार्ट होता है जिसमें हम कोर्ट में जाके अपने मुवक्किल का, अपने जिस व्यक्ति विशेष के लिए हम पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं उसका केस लड़ते हैं, ठीक है। तो वो लिटिगेशन होता है। लिटिगेशन मतलब वाद और विवाद से संबंधित मामलों को सुलझाने वाला जो पार्ट होता है विधि व्यवसाय का, वो लिटिगेशन में आता है। तो लिटिगेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। खैर, हम उसके प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा और परिचर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नॉन लिटिगेशन के प्रारंभिक बिंदु का। नॉन लिटिगेशन का मतलब होता है कि विधि व्यवसाय से का वो भाग जिसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे एफिडेविट होती है, एफिडेविट बनाना है, इंडेमनिटी बॉन्ड बनाना है, अंडरटेकिंग बनाना है, पावर ऑफ अटर्नी बनाना है, एग्रीमेंट बनाना है। एग्रीमेंट में कई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आएंगे, जैसे लीव एंड लाइसेंस होता है, लीज एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट टू लीज होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल डीड होती है, कन्वेंस डीड होती है ना, ट्रांसफ़र डीड होती है, डीड ऑफ असाइनमेंट होता है ना, रेक्टिफिकेशन डीड होती है। इस प्रकार के कई डॉक्यूमेंट्स नॉन लिटिगेशन पार्ट में आते हैं जिनका हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जिससे हम तैयार करते हैं, हम यानी कि एडवोकेट तैयार करते हैं। हालांकि अब तो रियल इस्टेट जो ब्रोकर होते हैं वो भी अपने यहाँ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, एफिडेविट, अंडरटेकिंग ये सब बना के रखते हैं। फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट उनके पास होता है। पर एडवोकेट की बात अलग है, सॉलिसिटर की बात अलग है। अब एक रियल इस्टेट एजेंट या ब्रोकर एडवोकेट या सॉलिसिटर की तरह ड्राफ्टिंग तो कर नहीं पाएगा। खैर छोड़िए वो विषय। आते हैं नॉन लिटिगेशन। नॉन लिटिगेशन में डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन होता है। ये सारा पार्ट जो होता है नॉन लिटिगेशन में आता है। अब प्रश्न आता है कि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करके उसे एग्जीक्यूट करके उसको रजिस्टर्ड कराकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले का जो स्टेप होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे मित्रों, सपोज करो मिस्टर विनोद मिस्टर रमेश से एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर विनोद मिस्टर रमेश की प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले एडवोकेट के पास जाएंगे और एडवोकेट से बातचीत करने के दौरान ये खुलासा करेंगे कि भाई मैं मिस्टर रमेश की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर स्थित है, इसे मैं खरीदना चाहता हूँ, तो कृपया आप इसका लीगल प्रोसेस स्टार्ट करें। लीगल प्रोसेस स्टार्ट करें। तो विनोद के कहने पर एडवोकेट अब लीगल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या आएगा, सबसे पहले बिंदु के बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला जो कार्य होगा एडवोकेट का वो होगा मिस्टर रमेश के टाइटल को सर्च करना, यानी कि इस प्लॉट पे मिस्टर रमेश की ऑनरशिप है, पहली बात, या नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर उनका ऑनरशिप है तो उस ऑनरशिप का नेचर क्या है। नेचर का मतलब वो या तो इस प्लॉट के ऑनर होंगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, वो ऑनर हो जाएंगे, स्वामी हो जाएंगे। दूसरा, या तो वो लीज पे लिया होगा, लीजी होंगे, है ना। बहुत सारे प्लानिंग अथॉरिटीज होती हैं महाराष्ट्र में,
जैसे MIDC है, सिडको है, NMMC है, BMC है, MMRDA है ना। तो ये सारी प्लानिंग अथॉरिटीज़ प्लान करती हैं उनके जुरिडिक्शन में जो भी प्लॉट, जो भी लैंड आता है उसको डेवलप करने का। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा एडवोकेट को लीगल प्रोसेस स्टार्ट करने में कि टाइटल सर्च करना है। टाइटल सर्च क्यों करना है? ताकि हमें ये पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी वास्तव में मिस्टर रमेश की है या नहीं, पहली बात। दूसरी, ये प्रॉपर्टी का स्वामित्व उनके पास है या नहीं, अगर स्वामित्व है तो किस प्रकार का है, ठीक है, ये ओनर हैं या लीजी हैं या अन्य किसी प्रकार का है, किसी ने उनके पास मॉर्टगेज रखा हुआ है, गहाण भी रखते हैं ना, तो मॉर्टगेज रखा हुआ है, तो किस प्रकार का स्वामित्व है उनका। इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी पे, उस पर्टिकुलर प्लॉट पे जिसे मिस्टर विनोद खरीदने वाले हैं, कोई इनकम्बरेंसेस है कि नहीं। इनकम्बरेंसेस का मतलब कोई अधिभार है कि नहीं, जैसे क्या उस प्रॉपर्टी को उन्होंने मॉर्टगेज रखा हुआ है, अगर मॉर्टगेज है तो बैंक से लोन लिया होगा, बैंक को दिया होगा, बैंक से अगर लोन लिया है तो भाई उस पर लोन का चार्ज तो होगा, ठीक है, तो इनकम्बरेंसेस हो जाता है। कभी कभी वो प्राइवेट व्यक्ति को अपना उसमें से आधा हिस्सा बेच देते हैं या लीज पे दे देते हैं या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि उस पर्टिकुलर प्लॉट पे कहीं कोई गवर्नमेंट का कोई बकाया तो नहीं है, कोई एरियर्स तो नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स या कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स जो गवर्नमेंट को देना होता है वो दिया गया है, नहीं दिया गया है, वो बकाया है, क्या स्थिति है। तो ये सारा प्रोसेस हम टाइटल सर्च के द्वारा करते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वेदर द टाइटल ऑफ द ऑनर इज क्लियर एंड मार्केटेबल और नॉट, यानी कि वो सेलेबल है या नहीं, मार्केट में अगर हम मार्केट में बेचने लायक है कि नहीं, उस पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं कोर्ट में केस तो नहीं फाइल है, किसी ने उसका उस पर क्लेम तो नहीं है ना। ये सारा प्रोसेस, ये सारा प्रक्रिया हम टाइटल सर्च के दौरान करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? टाइटल सर्च करना। अब टाइटल सर्च कैसे कैसे किया जा सकता है? तो टाइटल सर्च के मुख्यतः 3 बिंदु होते हैं। पहला कि मिस्टर रमेश अपने मालिकाना हक, अपने स्वामित्व को स्थापित करने वाले, इस्टेब्लिश करने वाले वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिस्टर विनोद को देंगे, है ना। जैसे अगर सेल डीड है तो सेल डीड दे देंगे, कन्वेंस डीड है, सेल डीड को ही कन्वेंस कहते हैं, नॉमेनक्लेचर अलग अलग होता है लेकिन प्रोसेस वही होता है। सेल डीड है तो सेल डीड दे देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ असाइनमेंट है तो ट्रांसफ़र ऑफ असाइनमेंट डीड दे देंगे, गिफ्ट से मिला हुआ है तो गिफ्ट डीड दे देंगे, है ना। इस प्रकार जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने स्वामित्व को इस्टेब्लिश करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे। ये तो एग्रीमेंट होते हैं, ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं पार्टीज़ के बीच में। लेकिन कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में 7/12 होता है, 7/12 एक्सट्रैक्ट कहते हैं, 6/12 होता है, 6/12 एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें म्यूटेशन एंट्रीज आती हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इसी तरह अगर मुंबई सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड होता है ना, उसमें CTS नंबर वगैरह आता है। यहाँ पे 7/12, 6/12 में आपको सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर आएगा प्लॉट का, है ना। ये सारा डॉक्यूमेंट्स में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मिस्टर रमेश अपने स्वामित्व को स्थापित करने के लिए मिस्टर विनोद को देंगे, तो पहला वो डॉक्यूमेंट होगा, वो जरिया होगा, ठीक है ना। एक तो वो हो गया कि जो डॉक्यूमेंट मिस्टर रमेश के पक्ष में एक्सक्यूट और रजिस्टर्ड किया गया है वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो उनसे हम फर्स्ट स्टेप में उनसे हम क्लियर और मार्केटेबल टाइटल को सर्च करेंगे कि रमेश उस पर्टिकुलर प्लॉट के स्वामी हैं या नहीं है, ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है कि जो प्लॉट को मिस्टर रमेश बेच रहे हैं वो जिस रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी हमारा रजिस्ट्रार, जो भी रजिस्ट्रार है
उसको हम कहते हैं ऑफिस ऑफ दुय्यम निबंधक कार्यालय, है ना, सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस। ठीक है, अगर आप थाने में कर रहे हैं तो थाने में बहुत से रजिस्ट्रार बैठते हैं, तो पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में वो प्लॉट आएगा, उस रजिस्ट्रार के पास जाके चेक करना है। उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में से 30 इयर्स का, एटलीस्ट 30 इयर्स का आपको सर्च लेना पड़ता है कि पिछले 30 सालों में इस पर्टिकुलर प्लॉट पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और किसने किसको किसको बेचा हुआ है। 30 इयर्स का क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें 18 इयर्स जो होते हैं वो माना जाता है नियम के अनुसार कि 18 इयर्स में एक व्यक्ति एडल्ट हो जाता है और वो स्वयं किसी भी प्लॉट से रिलेटेड अपना मत देने का अधिकारी हो जाता है, यानी कि उसके पास वो सारे राइट हो जाते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति के होते हैं। वो उसको बेच सकता है, अपनी मर्जी से बेच सकता है, अपनी मर्जी से खरीद सकता है। तो हाँ, तो ये सारे राइट उनको 18 साल की उम्र प्राप्त होने पर मिल जाता है। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि 12 साल तक एक डिक्री को एक्सिक्यूट किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लॉट में कोई डिक्री पास हो गई है सिविल कोर्ट के द्वारा, तो उस डिक्री पास होने वाले की डेट से अगले 12 साल तक का समय रहता है कि वो एक्सिक्यूट की जा सकती है। ठीक है, तो ये 12 और वो 18 मिलाकर 30 साल हम रखते हैं। 30 साल का हम सर्च लेते हैं। तो कहाँ से लेंगे? ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस, है ना, दुय्यम निबंधक के कार्यालय से हम सर्च लेते हैं 30 सालों का। और ये दुय्यम निबंधक का कार्यालय कौन सा होगा? वो कार्यालय होगा जिसके जुरिडिक्शन में, जिसके अधिकारिता में वो प्लॉट स्थित है। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट से, जो डॉक्यूमेंट सप्लाइड किया गया है, जो दस्तावेज दिया गया है, प्रस्तुत किया गया है, उन दस्तावेजों से पहले हम टाइटल को सर्च करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाके 30 साल का हम सर्च लेंगे, है ना। दुय्यम निबंधक सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस, ये मुंबई में होंगे, थाने में भी होंगे, पुणे में भी होंगे, हर सिटी में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो अगर प्लॉट थाने में स्थित है तो उस थाने में कई रजिस्ट्रार होते हैं, तो एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में वो प्लॉट आएगा, तो उस रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आप 30 साल का सर्च ले लिए। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आती है वो कि उस पर्टिकुलर प्लॉट के का जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो प्लॉट आता है, उस कोर्ट में जाके सर्च लेना, उसकी कहीं कोई सूट तो पेंडिंग नहीं है, कहीं किसी ने कैविएट वगैरह तो नहीं फाइल किया है ना। तो ये कोर्ट में जाके हम लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। पहला, जो दस्तावेज सप्लाई किए गए हैं, जो दस्तावेज हमें दिए गए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पे हम टाइटल सर्च करेंगे। उसके बाद दुय्यम निबंधक के कार्यालय में जाके 30 साल का सर्च लेंगे, ये हो गया। तीसरा, ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे, जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो प्लॉट स्थित है, उस कोर्ट में भी जाके हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, कोई शूट तो नहीं फाइल किया गया है, कहीं कोई स्टे या इंजंक्शन एप्लीकेशन तो मूव नहीं किया गया है, स्टे तो नहीं मिला है, कोई रुकावट तो नहीं है, वो कर लेंगे। इसके बाद आखिरी जो चीज़ आती है वो रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का। ये रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे आपको? तहसीलदार के ऑफिस में मिल जाएंगे, सर्कल ऑफिसर के पास मिलेंगे, है ना। यहाँ से आपको रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, यानी उस पर्टिकुलर प्लॉट का 7/12 7/12 एक्सट्रैक्ट निकालना है, और मुंबई से बाहर अगर वो प्लॉट है तो 7/12 एक्सट्रैक्ट निकालना है। उसके बाद 6/12 एक्सट्रैक्ट निकालना है। 7/12 में जितने म्यूटेशन एंट्रीज दी जाती हैं वो सारे म्यूटेशन एंट्री आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसमें 8A एक्सट्रैक्ट भी होता है ना। उसमें कमी जास्त पत्रक भी होता है, लेकिन कमी जास्त पत्र यानी KJP ये मुंबई में होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। इन 4 पॉइंट्स से 4 जगह जाकर हम टाइटल को सर्च करते हैं। आखिरी में आता है, ये टाइटल सर्च की बात चल रही है फर्स्ट स्टेप की। तो पहला, जो डॉक्यूमेंट सप्लाई किया गया है, जो डॉक्यूमेंट रमेश ने विनोद को दिया है, उसके आधार पे फिर दुय्यम निबंधक के कार्यालय में जाकर 30 साल का सर्च लेना, फिर उस एरिया के पर्टिकुलर कोर्ट में जाके उस सर्च लेना,
कि कोई सूट वगैरह तो नहीं पेंडिंग है। फिर उस प्लॉट से संबंधित रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, 7/12 6/12 को चेक करना कि इसमें नाम किसका चढ़ा हुआ है। कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट्स में तो ट्रांसफ़र हो जाती है प्रॉपर्टी पर, तो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है क्योंकि प्रोसीजर लोग करते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पे भी चेक करना है। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रोसेस है टाइटल सर्च करने का, जिसको हम बड़ी ही बारीकी से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके आधार पर हम टाइटल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जो एडवोकेट होता है वो टाइटल सर्टिफिकेट इशू करता है और उसका बेस बनाता है उस टाइटल सर्च को, जो इन 4 चीज़ों को कवर किया जाता है। इसी तरह अगर आप मुंबई में प्लॉट है तो मुंबई में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का प्रॉपर्टी कार्ड आता है, उसमें CTS नंबर वगैरह होता है। ठीक है, उससे हम समझ लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी कितने कितने लोगों के हाथों से गई है और आज रमेश के पास आई है। तो टाइटल सर्च करना बहुत आवश्यक है। टाइटल सर्च करने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये क्लियर और मार्केटेबल टाइटल है या नहीं, इसको परचेस किया जा सकता है या नहीं, और परचेस करने में यानी खरीदने में, क्रय करने में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। और लास्ट में आता है, जब आप टाइटल सर्च कर लेते हैं तो पब्लिक नोटिस इशू करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप डायरेक्ट जाकर करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर प्लॉट पे कहाँ कहाँ से लोग किसी भी प्रकार का क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए प्लॉट जो है वो थाने में स्थित है, लेकिन उसमें इनकम्बरेंसेस जो आपको यहाँ पे नहीं मिला वो कहीं मुंबई में बैठा हुआ है। मुंबई में बैठे हुए व्यक्ति ने उस पर कुछ चार्ज वगैरह लगाया हुआ है, कोई लोन दिया हुआ है या कुछ भी प्रकार का क्लेम उसके पास है। तो ऐसे में पर्टिकुलर उस एरिया में तो हम निकालते ही हैं, तो हम पब्लिक नोटिस इशू करते हैं। पब्लिक नोटिस में ये हम देते हैं कि भाई मिस्टर विनोद मिस्टर रमेश के प्लॉट को खरीदने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्लेम डिमांड है तो वो इस पब्लिक नोटिस के इशू होने के 15 दिनों के अंदर अपना क्लेम एडवोकेट के पास जमा कर दे, प्रेषित कर दे। इस प्रकार की पब्लिक नोटिस आपने अक्सर ही अखबारों में देखी होगी, तो वो पब्लिक नोटिस इशू कर लेते हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है आपकी टाइटल सर्च करने की और पब्लिक नोटिस इशू करने की, जब ये कंप्लीट हो जाती है और पब्लिक नोटिस इशू करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं आता है किसी भी प्रकार का, कोई भी पब्लिक से उठकर इस पर्टिकुलर प्लॉट पे आपकी पब्लिक नोटिस को देखकर जो आपने पब्लिश की है कोई क्लेम आपके पास भेजता नहीं है दिए गए टाइम के अंदर, तब जाके फिर आप एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एग्जीक्यूट करा के दोनों पक्षों के बीच में, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात फिर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में जाके हम नाम चेंज कराते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा और परिचर्चा के दौरान बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि टाइटल सर्च करना बहुत आवश्यक है। और टाइटल सर्च करने के लिए वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं जहाँ पर हम टाइटल सर्च कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि पक्षकार जो भी आता है, जैसे मिस्टर विनोद आए किसी एडवोकेट के पास, तो मिस्टर विनोद उस अधिवक्ता पे भरोसा करके आए कि उनको सारी प्रक्रिया पता है और वो हर प्रक्रिया का पालन करते हुए मुझे सुरक्षित रखेंगे, रिस्क से, किसी भी प्रकार के रिस्क से हमें सुरक्षित रखेंगे और हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, लीगल व्यू से यानी कि विधिक दृष्टि से अच्छा होगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये भाव लेकर कोई भी क्लाइंट किसी एडवोकेट के पास जाता है, कोई भी पक्षकार किसी अधिवक्ता के पास जाता है, तो हमें टाइटल कैसे सर्च करना है इस प्रक्रिया पे हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ सर्च करना है और क्या क्या सर्च करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ, एक नए चर्चा और परिचर्चा को छेड़ते हुए। तब तक